तो आज मैं बहुत बेसिक चीज आप लोगों को समझाऊंगा। ये आपका अब तो स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा। तो चैप्टर आज हम ब्लड शुरू करते हैं, है कि नहीं? और एक एक पॉइंट आप लिखते चले जाएंगे, राइट डाउन करते चले जाएंगे परीक्षा के लिए क्या महत्वपूर्ण है। जीएस का बहुत महत्व है, एसएससी के एग्जामिनेशन में भी, स्टाफ सिलेक्शन के एग्जामिनेशन में भी का बहुत ज़्यादा महत्व है। तो इसको आप नोट डाउन भी करते जाएंगे। तो पहला नंबर बात यह है कि ब्लड से आप क्या समझते हैं, यानी कि ब्लड को ही क्या कहा जाता है? रक्त कहा जाता है। इसी को उर्दू में लहू कहा जाता है या हिंदी में खून कहा जाता है। यानी कि ब्लड जो है, अब हम ब्लड से क्या समझते हैं? तो ब्लड जो है एक संयोजी युक्तक है। ब्लड क्या है? पहला प्रश्न आएगा कि ब्लड क्या है या खून से आप क्या समझ, खून या रक्त या ब्लड से आप क्या समझते, आप क्या समझते हैं? नोट डाउन करते चले जाइएगा। क्या देखिएगा, ब्लड या रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है। तरल संयोजी उत्तक है। संयोजी उत्तक है। संयोजी उत्तक है। तरल संयोजी। ब्लड क्या है? एक तरल संयोजी। इसको इंग्लिश में भी अगर लिखना चाहेंगे तो इसको कहते हैं लिक्विड कनेक्टिंग टिश्यू। लिक्विड कनेक्टिंग टिश्यू तो क्या कहेंगे? लिक्विड कनेक्टिंग, है कि नहीं? ब्लड क्या है? एक तरल संयोजी। इस यही सब परीक्षा में पूछा जाता है एसएससी का। हो गया। अब एक एक चीज को ध्यान में देखेंगे। तरल संयोजी तक, इसको बारे में एक एक चीज को बारेंगे। ये तरल क्यों है? तो तरल का मतलब क्या होता है? लिक्विड। और क्योंकि हम लोग जानते हैं कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं, मुख्य रूप से तीन अवस्थाएं। ठोस होता है, द्रव्य होता है, द्रव्य को ही तरल कहा जाता है, इसी द्रव्य को क्या कहा जाता है? तरल कहा जाता है। और एक होती है गैस की अवस्था। तो उस अवस्था में ब्लड जो है कैसी अवस्था में है अगर आपसे पूछेगा? तो तरल की अवस्था में। तो तरल समझ में आ गया। और संयोजी का मतलब क्या है? संयोजी का मतलब है कनेक्टिंग, जोड़ने वाला। संयोजी का मतलब क्या होता है? संयोजी का मतलब होता है जिसको कनेक्टिंग कहते हैं, इसको साधारण शब्द में क्या कहेंगे? जोड़ने वाला। क्या करने वाला? जोड़ने। एक एक चीज को हम समझते चले जाते। अब जोड़ने वाला तो किसको जोड़ेगा? बहुत बेसिक से पढ़ा रहे हैं। अब यही कमीशन वाले को पढ़ाते हैं तो इतना नहीं बताते हैं कनेक्टिंग का मतलब जोड़ने वाला, वो सब बहुत मैच्योर्ड होता है। आप बहुत माने आधार से पढ़ रहे हैं तो बहुत बेसिक से पढ़ा रहा हूं। तो कनेक्टिंग का संयोजी का मतलब क्या होगा? सीधा अर्थ जोड़ने वाला। तो जोड़ेगा किसको भैया? कुछ ना कुछ किसी चीज को जोड़ेगा, है कि नहीं? जोड़ता क्या है? तो देखिए, ब्लड का काम क्या होता है कि ब्लड जो है ऑक्सीजन का परिवहन करता है। देखते ही अगर सुने होंगे आपने, एनर्जी ले जाता है। हम जो खाना खाते हैं वो एनर्जी किस में जाता है? ब्लड में। और ब्लड से होते हुए शरीर के सभी अंगों में जाता है। तो अगर यह ब्लड नहीं होता तो हर अंग और प्रत्यंग को क्या एनर्जी मिल पाता? नहीं। तो
किसके माध्यम से एनर्जी जाता है? इसी ब्लड के माध्यम से, इसी ब्लड के माध्यम से। कहने का तात्पर्य है कि यह एक अंग से दूसरे अंग को जोड़ रहा है कि नहीं? जोड़ रहा है कि नहीं? तो यह किसको जोड़ रहा है? अंग से अंग को जोड़ रहा है, अंग से अंग को जोड़ रहा है। किसके लिए जोड़ रहा है? कि एक जगह से दूसरे जगह पर एनर्जी भेजना है, न्यूट्रिशन भेजना है, ऑक्सीजन भेजना है। न्यूट्रिशन का मतलब पोषण होता है, तो पोषण को भेजना है। तो इसके लिए कोई ना कोई रास्ता तो चाहिए। वो रास्ता क्या है? ब्लड ही एक माध्यम है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? कनेक्टिंग करने वाला, जोड़ने वाला। इतना बेसिक्स आप मेरा वीडियो देखेगा, इतना बेसिक्स मैं कमीशन वाले को नहीं पढ़ाता हूं, क्योंकि वो समझदार है, ज्यादा मैच्योर्ड है, वो पढ़ के आए हैं। तो आप बहुत बेसिक चीज सीख रहे हैं, तो अब समझ में आ गया कि हम कनेक्टिंग क्यों कहेंगे। अब है यहां क्या कह रहा है? उत्तक है। तो ब्लड क्या है? ब्लड क्या है? तो उत्तक है। क्या है? उत्तक है। इसको उत्तक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? टिश्यू है कि नहीं? तो ब्लड आपसे पूछेगा कि ब्लड क्या है? टिश्यू है, यानी उत्तक है, कि सेल है, कि अंग है, या फिर क्या अंग तंत्र है, क्या है? तो आपसे अगर सवाल पूछेगा कि ब्लड क्या है, तो हम कहेंगे ब्लड एक साधारण रूप से क्या है? उत्तक है। उत्तक है। अब उत्तक हमको नहीं समझ में आ रहा है, तो एक चार्ट देखते हैं। चार्ट हम बना देते हैं आपको यहीं पर। देखिए, सबसे छोटी इकाई जो होता है, हम सेल में पढ़ाएंगे ऐसे, लेकिन यहां समझ आइएगा। पहला क्या होता है? सेल। सेल का मतलब कोशिका। सेल का मतलब क्या होता है? कोशिका। यही सेल जब आपस में मिलकर क्या बनाता है? टिश्यू। क्या बनाएगा? टिश्यू। क्या बनाता है? टिश्यू। इसको क्या कहते हैं? उत्तक। कई टिश्यू मिलकर क्या बनाएगा? ऑर्गन। क्या बनाएगा? ऑर्गन। ऑर्गन का मतलब क्या होता है? अंग। और कई ऑर्गन मिलकर क्या बनाता है? ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम। इसको क्या कहा जाता है? अंग तंत्र। क्या कहा जाता है? अंग तंत्र। कई और अंग तंत्र मिलकर क्या बनाता है? ह्यूमन बॉडी। क्या बनाता है? इसी को कहते हैं मानव शरीर। तो ये नोट डाउन कर लीजिए। ये क्या होता है? ऊपर से नीचे की ओर तक सबसे छोटी इकाई क्या होगा? सेल। मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या हो गए? सेल। तो मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई हो गई। सबसे छोटी क्या हो गई? इकाई हो गया। मजा आ रहा है? और उसके बाद किसका नंबर आएगा? टिश्यू का। उससे बड़ा कौन है? टिश्यू। उससे भी बड़ा कौन है? ऑर्गन। उससे भी बड़ा कौन है? ऑर्गन सिस्टम। और सबसे बड़ा क्या है? मानव शरीर। ये सजाने के लिए अगर कह दे कि बड़े छोटे से बड़े की ओर सजाए, बड़े साइज या आकार की ओर सजाए, आकार की ओर सजाए, तो आप सजा लेंगे कि नहीं? सजा लेंगे? आनंद आ रहा है? अब भारी लग रहा है जीएस? आनंद आ रहा है ना? ऐसे कोई पढ़ाया था पहले? नहीं पढ़ाया? अब पढ़िए। आनंद आ रहा है ना? बिल्कुल। तो अब हो गया। अब उसमें से या रक्त या खून जो है किस प्रकार का है? इस सेकंड वाला की तरह। इसमें क्या है? यह टिश्यू है। ब्लड क्या है? टिश्यू है। लेकिन कैसा टिश्यू है? तो देखिए, यहां पर लिखा हुआ है तरल
कैसा उत्तक? उत्तक में भी कैसा उत्तक? सरल संयोजी। समझ में आ गया ना? आगे बढ़े, नोट डाउन कर लीजिए। हाँ, पीडीएफ ले लीजिएगा। पीडीएफ चला जाता है ना? ये ठीक। क्या? अब देखिए एक और चीज देखिएगा ध्यान से। सर्कुलेटरी टिश्यू, इसी को कहा जाता है हिंदी में परिसंचारी उत्तक। क्या कहेंगे? परिसंचारी उत्तक। परिसंचारी, देखिएगा ध्यान से सुनिएगा, मजा आ जाएगा। परिसंचारी उत्तक का मतलब क्या होता है? परिसंचारी, संचार माने, देखिए इस शब्द में से तोड़िए, संचार का मतलब क्या होता है? संचार का मतलब होता है एक जगह से दूसरे जगह, जैसे कहते ना कि संचार का माध्यम रोड है, ट्रेन है, तो संचार का मतलब होता है गमन करना, है कि नहीं? क्या करना? गमन करना, एक जगह से दूसरे जगह जाना, है कि नहीं? संचार। और परि, परि माने चारों ओर, परि माने चारों ओर, जो चारों ओर गमन करे उसी को क्या कहते हैं? परिसंचार। ऐसे स्कूल में पढ़ाया गया था? नहीं? तो चलिए कोई बात नहीं, यहां सीख रहे हैं। परिसंचारी का मतलब क्या? परि माने चारों ओर, परि माने क्या होता है? चारों ओर। परि का मतलब क्या होता है? चारों ओर। इतना हम बेसिक कमीशन वाले को नहीं पढ़ाते, ये आप लोगों को पढ़ाते हैं ताकि आप न भी पढ़े होंगे तो आपको सारा का सारा चीजें। तो गम चारों, तब इसका पूरा मीनिंग क्या निकलेगा? चारों ओर गमन करने वाला, चारों ओर गमन करने वाला। परि माने ऐसे परित भी होता है, परि माने परित भी होता है, परि माने परित भी होता है, और चारों ओर गमन करने वाला, चारों ओर गमन करने वाला, या परित गमन करने वाला, परित गमन करने वाला, परित गमन करने वाला। समझ में आ गया होगा? आप उसको नोट डाउन नहीं कीजिएगा तो पीडीएफ आप जो है ले लीजिएगा, सबसे अच्छा, क्योंकि इतना डिटेल्स लिखने पर नहीं, यहां समझने पर ध्यान दीजिए, वही काम देगा। अब देखिए ध्यान से सुनिएगा। अब मान लिया कि ब्लड जो है ऐसे गया और ऐसे आ गया, तो हम इसको क्या कहते हैं? परिधि बोलते हैं कि नहीं? मैट्रिक में पढ़े होंगे, परिधि बोलते हैं। और यह परिधि शब्द निकला कहां से? तो जो सेंटर के परिता, परिता का मतलब ये चारों ओर हुआ, ये परिता का मतलब ये चारों ओर हुआ कि नहीं? तो ब्लड का सर्कुलेशन इसी रूप में होता, ब्लड का जो संचरण होता है यानी कि गमन जो करता है वह किस रूप में करता है? इसी रूप में करता है। कहने इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? परिसंचारी उत्तक भी कहा जाता है। तो ब्लड को क्यों परिसंचारी उत्तक कहा जाता है, वो समझ में आ गया? तो ब्लड को क्या कहा जाता है? ब्लड को इसीलिए परिसंचारी उत्तक कहा, परिसंचारी उत्तक कहा, उत्तक कहा। समझ में आ गया कि नहीं? है कि नहीं? तो अब कहिएगा कि सर ये गोल गोल कैसे घूमता है ब्लड? हमारे ब्लड में तो नस ऐसे से घूमता है, आप कहते हैं कि गोल गोल घूमता है।
गोल गोल कैसे घूमा? तो गोल करने का मतलब ये देखो कि एकदम सर्किल में नहीं घूमना है काम, वह एक तरह से वह सर्किल में ही घूमता है। बोलिए कैसे? जैसे यहां पर हो गया, मान ली कि लंग्स है, मैं पढ़ाऊंगा, जब लंग्स पढ़ाएंगे और हार्ट पढ़ाएंगे तो वहां पर जो हम पढ़ाएंगे, यहां पर मान लिया जाए कि यह क्या है, लंग्स है यानी कि फेफड़ा है। और यहां पर क्या हो गया, हार्ट का 4 चेम्बर होता है। हार्ट पढ़ाएंगे तो पता चल जाएगा, रुकिए हम थोड़ा सा बता देता हूं पिक्चर से तो और भी क्लियर हो जाएगा, है कि नहीं? हार्ट जो होता है इस टाइप से होता है कि नहीं? इसमें कितने चेम्बर होते हैं? 4 चेम्बर होते हैं। 4 चेम्बर होते हैं ना मन, है कि नहीं? ऊपर वाले को आलिंद कहते हैं, ऊपर वाले को क्या कहा जाता है? आलिंद, है कि नहीं? और नीचे वाला को क्या कहते हैं? नीले कहा जाता है। समझ में आ गया? और ये होता है मान ली कि दाहिना है तो दाया आलिंद, बाया होगा। मैं और यहां पर ऐसे ही समझाने के लिए बोल रहा हूं, पढ़ाऊंगा हर्ट अलग से, खाली यहां समझ आइए आलिंद और नीला होगा। तो ऊपर वाला लेफ्ट और राइट में बदल जाएगा, मैंने 4 चेम्बर है तो एक एक लेफ्ट को कहेंगे, एक राइट को कहेंगे, इधर लेफ्ट इसको राइट कहेंगे। अब देखिए, अब यहां से जो मान लीजिए कि अशुद्ध रक्त जो जाएगा, मान लीजिए कि अशुद्ध रक्त गया, मान लीजिए कि यहां से यहां गया, है कि नहीं? अशुद्ध रक्त गया ना, तो अशुद्ध रक्त जो यहां से यहां गया, यह अशुद्ध रक्त मतलब कि इससे नहीं जाएगा, कहने का मतलब मान लीजिए कि यहीं से गया अशुद्ध रक्त, ऐसे गया। अशुद्ध रक्त फेफड़ा में क्या होता है, साफ होता है, फेफड़ा में लंग्स में साफ होगा। और फिर यह शुद्ध रक्त बन के, शुद्ध रक्त बन के आया, और फिर कहां गया, आलिंद में आया पहले, दाया वाला में, ये लेफ्ट होगा, ये लेफ्ट होगा, ये लेफ्ट आलिंद, और ये कितना हो जाएगा, ये राइट आलिंद हो जाएगा। तो पहले लेफ्ट वाला में जाएगा आलिंद में। तो देखिए, अगर हम इसको ऐसे देखें तो एक तरह से गोले गोले तो घूम रहा है, एक सर्कुलर पाथ में ही तो घूम रहा है, एग्जैक्ट गोला नहीं घूम रहा है, लेकिन घूम तो रहा है ना, इसी टाइप से घूम रहा है कि नहीं? इसलिए इसको क्या कहा जाता है, परिसंचारी। परिसंचारी का मतलब एक सर्किल में घूम रहा है कि नहीं? किताबों में नहीं मिलेगा, लूसेंट भी पढ़ोगे तो इतना डिटेल नहीं लिखा है इस टाइप, कोई भी किताब लिख पढ़ोगे तो नहीं लिखा। तो तुमको अब बायोलॉजी आनंद आ रहा है कि नहीं? क्यों क्यों पर सारी संचारी, किसी से तुम अपने मित्र से पूछ देना कि संचारी क्यों कहा जाता है, उसकी बोलती बंद हो जाएगी, है कि नहीं? लेकिन क्यों कहा जाता है आप समझ गए? ऐसी कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो तुम पूरा सब चीज समझ जाओगे। अब यहां से कितने निष्कर्ष निकला, इससे 2-3 निष्कर्ष निकला। क्या निष्कर्ष निकले? भाई हम ब्लड से क्या समझते हैं, तो ब्लड से हम रक्त क्या है, रक्त एक तरल संयोजी, तरल संयोजी परिसंचारी, तरल संजोरी संयोगी परिसंचारी उत्तक है। अब देखिए, सबसे बेस्ट डिफिनेशन कौन हो गया, यही ना हुआ। अब इतना लंबा चौड़ा नाम जो है, देखने से ये लगा कि नहीं सबसे बेस्ट डिफिनेशन यही जाएगा, और सबके बारे में हम प्रूफ कर दिए। अब देखो एसएससी में क्वेश्चन नॉर्मल नहीं आता है, बहुत आसान में से कई बार क्वेश्चन वो घुमाने के लिए पूछ देता है। जैसे तुमसे प्रश्न पूछ देगा, ब्लड यानी कि रक्त है, रक्त है कि नहीं? ऑप्शन ए दे देगा, रक्त
उत्तक है, उत्तक है। बी, रक्त तरल उत्तक है, तलक। सी, रक्त तरल संयोजी उत्तक है। और डी देगा रक्त तरल संयोजी परिसंचारी हमारा उत्तर क्या होगा? चुनना तो एक ही है, तो तब कौन सबसे अच्छा चुनोगे? क्या यह गलत है? रक्त उत्तक है। एसएससी ऐसी सवाल पूछ रहा है आजकल, हल्का पढ़ोगे ना तो नप जाओगे। अब वो नहीं देख रहा है कि कौन सही है कौन गलत है, क्योंकि रेड कलर का पढ़ने चला जाता था जीएस। इसमें सब सही है। तरल उत्तक है, गलत है क्या? तरल तरल उत्तक है, ये गलत है क्या? ये भी सही है। रक्त तरल संयोजी उत्तक क्या गलत है? ये भी सही है। लेकिन सबसे अच्छा उत्तर कौन है? चुनना तो मुझे एक ही है। सबसे बेस्ट उत्तर कौन जाएगा? इसका उत्तर क्या होगा? अब लुसेंट पढ़ने वाला लड़का या कोई ऐसे पढ़ना, वो खट से मारेगा, हाथ तरल उत्तक है, मार के आया, एक नंबर तो मुझे प्राप्त हो गया, पक्का। पक्का में हो जाता है कच्चा, आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। ऐसे पढ़ोगे तब ये काम होगा। अगर जहां भी पढ़ने जाओ, मेरे यहाँ एडमिशन लो ना लो ये अलग बात है, जहां भी पढ़ने जाते हो अगर इस ढंग की पढ़ाई नहीं हो रही है, इट मीन्स सही से जीएस पढ़ नहीं रहे हो, रटाया जा रहा है। तो बहुत लोग तो लूसेंट रट के आते हैं, पढ़ा दिए, उससे तुम्हारा सिलेक्शन एसएससी का नहीं होगा। तो इस टाइप से पढ़ना है। मान लिया जाए कितना आता है जीएस का क्वेश्चन? 25, 100 में 25, 100 नंबर का पीटी आ रहा है, और उसमें 25 क्वेश्चन सिर्फ जीएस से आ रहा है। तो तुमको जो टाइम लगता है मैथ बनाने में, रीजनिंग बनाने में या इंग्लिश बनाने में, तो 25 में इंग्लिश रहता है, यही ना रहता है? 25 तुम्हारा क्या रहता है? मैथ रहता है। और 25 कितना रहता है? रीजनिंग रहता है, यही ना रहता है 100 नंबर में। अब कोई कहेगा कि रीजनिंग से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है, तो अब तो है नहीं, रीजनिंग इतना कितना वेटेज है जीएस का? रीजनिंग, मैथ और इंग्लिश। इंग्लिश मान लेते हैं कि इसमें टफ, अगर जानते हो तो तुरंत बना लोगे, नहीं बने तो नहीं बनेगा। इंग्लिश में भी सोचना पड़ता है, दिमाग, ग्रामेटिकल ये सब याद करना पड़ेगा। अरे भैया इसमें कौन दिमाग जाए, तुमको आता है तो बनेगा, नहीं होगा तो क्या वो वहां पर दिमाग लगा लोगे? मैथ तो नहीं है कि 2-4 बार प्रैक्टिस करेंगे तो हाँ बन जाएगा। जो नहीं आता है बाद में तुमको कंसेप्ट आ जाएगा, एक मेथड से नहीं दूसरे मेथड से बन जाएगा। इसमें कौन मेथड अप्लाई करोगे? जानते हो तो बनेगा, नहीं जानते हो तो माथा भी पटक दोगे तो बन जाएगा। तो कई लोग इस चीज को हल्के में लेते हैं, हल्का में इसको लेना नहीं है। एसएससी की एग्जामिनेशन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जी। मान लिया जाए कि इंग्लिश में तुम्हारा बहुत अच्छा इंग्लिश है, किसका? हाँ तो हम वैसी तो पढ़ा रहे हैं कि हूबहू क्वेश्चन टकरा जाए। अगर मैं तो एसएससी में बैठा हुआ नहीं हूं, लेकिन क्वेश्चन कहां से बनाएगा? इसी टाइप से ना बनाएगा, है कि नहीं? एनसीईआरटी बेस्ड ही बनाएगा। तो हम पूरा नमूना भी बता रहे हैं, सिर्फ पढ़ा तो नहीं रहे, क्वेश्चन भी करा रहे हैं कि नहीं, कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दिमाग अभी कितना खुश हो गए और बना भी लिए। सेम चीज ऐसे करते जाना है।
अब देखिए इंग्लिश में एक्चुअली क्या होता है कि इंग्लिश में भी टाइम टेकन है, रीजनिंग में भी। अरे प्रैक्टिस करने के बाद तो किसी में कोई टाइम नहीं लगता है। लेकिन मान लिया कि इसमें 75 में 75 उठा लिए, 75 में चलो 75 में 75 नहीं उठ के आया, 60 नंबर आ गया, और तुम्हारा ये गोल रहेगा, पूरा गोल है, तो तुम्हारा बहुत अच्छा लड़का है तो कितना आया, 60%, 60% आया। अगर मान लिया जाए कि कोई एवरेज लड़का है, एवरेज, यहां से 15 उठा लिया, इंग्लिश में 15 लाया, मैथ में वो चलो मान ली कि 15 लाया, और रीजनिंग में उसका बहुत कमजोर लड़का था, 15 लाया, यहां ले आया जीएस में, उसका बड़ा मजबूत था तो 20 ले आया। 25 में 25 तो कोई नहीं लाता, 20 तो ला सकता है ना। अब जोड़ के देखो कितना नंबर हो गया, 2 3 4 65 हो गया। जो बहुत तेज लड़का था उसको कितना था आया, 60। अब बहुत कमजोर, ये 15 15 नंबर तो हमने बहुत कमजोर की बात कर दिया, तो उसको आया कितना, तो सिलेक्शन किसका होगा, 65 वाला। 5 गो नंबर काफी होता है, तब पॉइंट में कितना लड़का ऊपर नीचे हो जाता है। जीएस का महत्व कितना है पीटी में, पता चल गया। इसीलिए कभी भी एसएससी के एग्जामिनेशन में जीएस का बहुत वेटेज हो गया है, पहले नहीं था, अब वेटेज बहुत ज्यादा। अब पीटीए नहीं होगा तो मेंस लेके क्या करोगे, है एक बार में पीटी सिलेक्शन करना है और अच्छा मार्क्स लाना है। तो अगर मान ले कि तुम्हारा जीएस जिस टाइप से पढ़ा रहे हैं, अगर उसमें 22 तुमने कर दिया, इस सब में भी एवरेज से थोड़ा सा अच्छा हो गए, तो 20 20 नंबर भी लाए, तो 20 40 60, 60 और 20 कितना, 82। आज तक 82 कटअप गया है, ये नॉर्मल की मैं बात कर। 82 का मतलब कि पीटी तुम्हें कोई माई का लाल नहीं रोक है। 75 75 से लेके 74 तक जाता है। हमने कितना बताया, 82 जोड़ के अभी बताया ना, ये जीएस के बदौलत आएगा, सिलेक्शन हो जाता है। अब पीटी से तुमको क्या मतलब है, मेन चीज यह है। तो यहाँ जीएस इस टाइप से पढ़ोगे तो स्वाभाविक रूप से यहाँ तो इंग्लिश भी पढ़ाई होगी, रीजनिंग भी होगा, मैथ भी होगा। मैं एवरेज की बात कर रहा हूं। तुम नॉर्मल मैथ बना लिए, अगर अरे 15 20 तो बना ही लोगे, अभी भी बना लोगे। यहाँ परीक्षा पर यहाँ जो पढ़ रहे हो वो तो एक्स्ट्रा मार्क्स के लिए पढ़ रहे हो, वो 5 7 जो छूट जाता है वो छूटना नहीं चाहिए। तो ऑन एवरेज स्थिति में भी जीएस तुम्हारा ये होता है, तो 82 मार्क्स आ रहा है, 82 गोली मारो 80 ही आ रहा है। कटअप कितना जा रहा है, 75। तुम्हारा कटअप से 5 नंबर जा रहा। अब तू कटअप कटअप का खेल तो यूट्यूब पर नहीं देखोगे, 5 नंबर या 7 नंबर ज्यादा रहेगा तो ये सुनिश्चित कराता है यही जीएस पीटी में। समझ में आ गया, तो जीएस को हल्का में नहीं लेना है। समझ में आ गया कि नहीं, अब लिख लीजिएगा फंक्शन ऑफ ब्लड। यहां तक पूरा समझ गए कि नहीं, क्वेश्चन भी करा दिए। फंक्शन ऑफ ब्लड के कार्य या खून के कार्य। अभी खून के कार्य अभी तुरंत बताए थे, है कि नहीं, या क्या क्या काम करेगा, नोट डाउन करते चले जाइए। पहला लिखिए, यह है पोषण पदार्थ का परिवहन कर, परिवहन कर। दूसरा पॉइंट लिखिए, यह है ऑक्सीजन
O2 का परिवहन कर परिवहन कर यह है कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कर कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं CO2 परिवहन कर लिख लीजिए इतना लिख लिए फिर लिखिए और भी पॉइंट लिख लीजिएगा यह है हार्मोन का परिवहन परिवहन कर यह है बेकार पदार्थ का भी बेकार पदार्थ का भी इसी को अवशिष्ट पदार्थ का शिष्ट पदार्थ का परिवहन परिवहन समझ में आ गया अब एक एक चीज को समझाऊंगा समझ में आ गया अब एक एक चीज को समझते हैं है कि नहीं अब देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है पोषण पदार्थ अब ये आप नहीं समझे कि पोषण पदार्थ से क्या मतलब है यही एक एक चीज तोड़ के बताया गया पोषण पदार्थ को इंग्लिश में क्या कहते हैं न्यूट्रिशन कहते हैं है कि नहीं न्यूट्रिएंट्स खाते हैं कि नहीं अब देखिए एक एक चीज को फिर से ध्यान देखना है पोषण पदार्थ का परिवहन करता है तो पहली नंबर बात कि पोषण पदार्थ क्या होता है वह मुझे जानना है पोषण पदार्थ होता क्या है तो पोषण पदार्थ को हम मोटा मोटी दो वर्गों में बांट कितने वर्गों में बांटते हैं दो वर्गों एक होता है मेजर मेजर न्यूट्रिएंट्स यानी कि बड़े पोषण पदार्थ और एक होता है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होता है माइक्रोन्यूट्रिएंट इसी को कहते हैं सूक्ष्म पोषक तत्व सूक्ष्म पोषक समझ में आ गया अब देखिए मेजर कंपोनेंट मेजर पोषक तत्व में को तीन वर्गों में बांटते हैं कितने वर्गों में बांटते हैं तीन वर्गों में एक होता है कार्बोहाइड्रेट क्या होता है कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट इसको सी द्वारा ही और दूसरा क्या होता है प्रोटीन दूसरा क्या होता है और तीसरा होता है फैट इसी को वसा कहते हैं
इसी को लिपिड्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है कि नहीं? कार्बोहाइड्रेट, ये हो गया प्रोटीन, और इसको कहा जाता है फैट या लिपिड, है कि नहीं? यह हो गया मेजर न्यूट्रिएंट्स में, है कि नहीं? और इधर छोटा होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, इसके बारे में भी समझा दूंगा। अब भोजन का यही मुख्य अवयव क्या कहलाता है? मेजर कंपोनेंट कौन होता है? तो पूछेगा फूड का मेजर कंपोनेंट क्या होगा? फूड का मेजर कंपोनेंट यानी कि भोजन का मुख्य अवयव, भोजन का क्या होगा? तो भोजन का मुख्य अवयव कौन है? एक है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा क्या है? प्रोटीन, और तीसरा क्या है? फैट या लिपिड, लिपिड्स या फैट, जो नीचे बताए हैं, यही सब तो है। अब इसी का जब अंतिम रूप से पाचन हो जाता है, ये पाचन किस में होगा? डाइजेस्टिव ऑर्गन्स में। तो कार्बोहाइड्रेट किस में कन्वर्ट हो जाए? कार्बोहाइड्रेट का पाचन किस रूप में हो जाए? कार्बोहाइड्रेट का पाचन किस में हो जाए? ग्लूकोज में। किस रूप में? ग्लूकोज में। और प्रोटीन का पाचन किस में हो जाए? एमिनो अम्ल में। किसमें? एमिनो अम्ल में। और वसा का पाचन किसमें हो जाए? ग्लिसरॉल में। ग्लिसरॉल में। तो हम क्या कहेंगे कि भोजन का मुख्य अवयव का क्या हो गया है? पाचन हो गया। या भोजन के मुख्य अवयव का क्या हो गया है? भोजन के मुख्य अवयव का पाचन हो गया। समझ में आ गया कि नहीं? लेकिन है? हाँ, यूट्यूब पर जाएगा। तो ये पोषण पदार्थ क्या हो गया कि पोषण पदार्थ जो है, ये सारे के सारे तत्व जो है, ये पोषण पदार्थ का यही जो ग्लूकोज बना है, एक सेकेंड, ये सारे जो ग्लूकोज बना है, ये तो पोषण पदार्थ ही है ना। जो लास्ट में बना है एमिनो अम्ल, ग्लिसरॉल, ये मेजर कंपोनेंट है। उसका परिवहन यही, इसी को क्या कहा जाता है? पोषण पदार्थ। ये क्या कहलाएगा? यही क्या है? पोषण पदार्थ। और उसका परिवहन कौन करेगा? ब्लड। और एक अंग से दूसरे जगह पर क्या करेगा? परिवहन कर देगा। तो समझ गए कि नहीं पूरी बातें? अब है ऑक्सीजन का परिवहन करेगा। तो देखेगा ऑक्सीजन हमारे साथ ब्लड में ही घुलकर एक अंग से दूसरे जगह जाते हैं, ओटी। जब O2 घुल जाता है ब्लड में, तो इसी को क्या कहा जाता है? शुद्ध रक्त। क्या कहा जाएगा? शुद्ध रक्त, शुद्ध रक्त, प्योर ब्लड। क्या कहलाएगा? प्योर ब्लड। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि शुद्ध रक्त किसे, शुद्ध रक्त से आप क्या समझते हैं, या शुद्ध रक्त किसको कहेंगे? तो ऑक्सीनेटेड ब्लड को क्या कहा जाता है? प्योर ब्लड कहा जाता है। यानी कि जब ब्लड में O2 घुला हो तो उसे क्या कहेंगे? प्योर ब्लड कहेंगे। क्या कहेंगे? प्योर ब्लड का, प्योर ब्लड का। समझ में आ गया? अच्छा, समझ में आ गया यहां तक? अब देखिए, यह कार्बन डाइऑक्साइड का भी परिवहन करता है। जब ऑक्सीजन के साथ घुलेगा तो ऑक्सीनेटेड ब्लड, और जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ब्लड घुला होता रहता है तो उसको क्या कहते हैं? कार्बोक्सी, कार्बोक्सी मैंने ब्लड कहते हैं, जिसमें CO2 रहता है।
और जब CO2 घुला हुआ रहता है उसी को क्या कहा जाता है? इम्प्योर ब्लड। इम्प्योर ब्लड का, इम्प्योर ब्लड का है, यानी कि क्या कहा जाता है इसको? अशुद्ध। तो अब तुमसे सवाल पूछेगा अशुद्ध रक्त किसे कहा जाता है? तो जिस ब्लड में CO2 घुला हुआ रहता है उसको कौन सा ब्लड कहा जाता है? अशुद्ध, अशुद्ध रक्त या इम्प्योर ब्लड का। यहां तक समझ गए? ये समझ गए, ये पॉइंट समझ गए और ये पॉइंट समझ गए? कोई दिक्कत है? अब कहता है कि यह हार्मोन का परिवहन कर, हार्मोन का परिवहन करता है। हार्मोन का मतलब इट मींस हार्मोन क्या? जैसे ये कुछ उदाहरण से हम जानते हैं और ये सवाल पूछा भी हुआ। जैसे आप लोग मेडिसिन का यूज करते हैं, मेडिसिन यानी कि दवा का प्रयोग करते हैं कि नहीं? जैसे कोई मान लिया जाए कि शरीर के किसी भाग में घाव हो गया है या फिर किसी प्रकार का कट फट गया है कि नहीं, वुंडेड हो गए हैं, उस स्थिति में हम मेडिसिन का प्रयोग करते हैं। और वह मेडिसिन क्या होता है? इसी ब्लड में डिफ्यूज होकर उसका जो अवयव है जहां तक पहुंचना चाहिए, जहां इसकी दवा की जरूरत है वहां तक पहुंच जाती है कि नहीं? तो दवा भी एक प्रकार का क्या है? ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि दवा भी एक प्रकार का क्या है? हार्मोन है। दवा भी एक प्रकार का क्या है? मेडिसिन क्या है? एक प्रकार का हार्मोन है। और वही हार्मोन ब्लड में घुलकर क्या करता है? शरीर के घावों को ठीक कर देता है कि नहीं? ये तो हो गया कि बाहरी हार्मोन हो गया। एक शरीर के अंदर भी हार्मोन बनता है, शरीर के अंदर भी हार्मोन बनता है। वो हार्मोन जो होते हैं वो अंतःस्रावी ग्रंथि या इंडोक्राइन ग्लैंड से निकलते हैं। तो जब हम ग्लैंड्स पर आएंगे तो ग्लैंड्स कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के ग्लैंड। इंडोक्राइन ग्लैंड होता है यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथि हो। दूसरा होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है जिसको बहिस्रावी ग्रंथि, और जिसमें इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड दोनों का गुण होते हैं उसको क्या कहते हैं? मिक्स ग्लैंड कहते हैं और मिक्स ग्लैंड कहते हैं। तो अब जो ये हार्मोन का सेक्रेशन होता है वो इंडोक्राइन ग्लैंड से होता है, अंतःस्रावी ग्रंथि से होता है कि नहीं? तो वहां पर बहुत सारे 9 प्रकार के जो है इंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे, वो वहां पढ़ेंगे। अब आपको इतना बात क्लियर हुआ कि नहीं? क्लियर हो गया? आगे बढ़े? अभी कहीं निकलना है आप लोगों को? वो PG में रहते हैं? अच्छा, तो अच्छा ठीक था, आज आज बस छोड़ दूं? इतना ही काफी है। हाँ, दो ब्लड से पूरा ये बता दिया। अभी नॉर्मल, अभी अभी और चलेगा, अभी और चलेगा। ब्लड में कितनी मात्रा होती है, ब्लड कैसे काम करता है, ब्लड का कंपोनेंट कौन कौन होता है, तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, आज की क्लास में यही रहूं। यूट्यूब पर डलनी चाहिए, यूट्यूब पर डल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं? तो आपका अब आप वहां पर जाकर संस्थान में बोल कि हम कल आएंगे अब